Hello friends, this is your friend Dr. Vinod Asudani. Once again, we are here with a new episode of Through Literary Lens. Friends, as you know that we conduct discussions on various literary pieces in this channel. Today you will be happy to know that we have invited Mr. Rajesh Asudani Rakib. I'm sure friends you are familiar with this name. He is well-known poet, writer, critic and thinker. Today we are going to listen to his one of great poems. Rajesh ji, welcome to this show, and all our listeners are very anxious to listen your poem. So I request you to please recite your one of the highly admired and highly philosophical poem, ABDCE. Friends, aren't you surprised? This is the title of the poem. Yeah, good evening. Namaskar, Vinod ji. Namaskar, listeners. Namaskar, viewers. And thank you for giving me this opportunity. And as Vinod ji has said, today first I will recite this poem entitled ABDCE in English as well as in Hindi. And then we will have a short discussion about it. So friends, I'll recite it. The title of the poem is ABDCE. Someone speaks on behalf of Rakib. Rakib, of course, as you know, is my pen name, Takallus. Someone speaks on behalf of Rakib. ABDCE, ABDCE, Abakadai, Abadakai, Aawoam, Aawoam. Someone speaks on behalf of Rakib. ABDCE, ABDCE, Abadakai, Abadakai, Aawoam, Aawoam. But Rakib, you are sitting hale and hearty. Why don't you speak up for yourself? But Rakib, you are sitting hale and hearty. Why don't you speak up for yourself? And then Rakib speaks himself. And then Rakib himself speaks. ABDCE, ABDCE, Abadakai, Abadakai, Aawoam, Aawoam. अब हिंदी में विनोद जी जी बिल्कुल, आप हिंदी में भी हमारे श्रोताओं के लिए ये कविता कविता में और पढ़िएगा। हिंदी बिल्कुल, में ये बहुत सोचने पर मजबूर कर जी। दी है कविता, और हम भी सोच रहे हैं कि इसका क्या मायने हो सकते हैं। शुक्रिया। तो हिंदी में इसका हम शीर्षक यूँ कहेंगे, अबडकई। जी बिल्कुल। अबडकई। तो कोई रकीब की तरफ से बोल रहा है, कोई रकीब की तरफ से बोल रहा है, अबडकई, अबडकई, आओम, आओम, ABDCE, ABDCE। कोई रकीब की ओर से बोल रहा है, अबडकई, अबडकई, आओम, आओम, ABDCE, ABDCE। पर रकीब, तुम खुद जीते जागते बैठे हो, तुम खुद कुछ क्यों नहीं कहते? पर रकीब, तुम खुद जीते जागते बैठे हो, तुम खुद क्यों नहीं कुछ कहते? तो फिर रकीब स्वयं कहता है, अबडकई, अबडकई, आओम, आओम, ABDCE, ABDCE। राजेश जी, आपकी कविता ने तो बहुत गहराई में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये कविता अलग अलग स्तरों पर ऑपरेट हो रही है, और जो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये एक सिस्टम की बात करती है कविता। सारे सिस्टम यदि हम देखें तो वे प्रारंभ तो बड़े उच्च आदर्श को लेकर के होते हैं, जैसे सिम्बॉलिकली। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि इंटायर पोएम ऑपरेट्स एट द सिम्बॉलिकल लेवल, एंड दैट टू वेरी हाई सिम्बॉलिज्म बॉर्डरिंग अपॉन द पर्सनल सिम्बॉलिज्म। जी विनोद जी, जैसा कि आप ठीक ही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अब अपनी रचना के बारे में खुद तो क्या कहूँ, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, ये सिंबॉलिक लेवल पर ऑपरेट करती है और ये कन्वेंशनल या कॉन्टेक्चुअल सिंबल से हटके
कहीं और आगे ये एक पर्सनल सिंबल्स के इसमें जाती है। तो अब ये मैंने यहाँ बाराखड़ी जो होती है हमारी ABDCE ये कही है, तो आप इसका मतलब क्या अर्थ लगाएंगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि कविता पाठकों तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? जी बिल्कुल, और थोड़ा सा पाठकों को अपने मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। डेफिनेटली दे हैव टू स्ट्रेस ऑन देयर इंटेलेक्ट्स टू ग्रास्प द फुलर मीनिंग ऑफ दिस पोएम। तो ABDCE, आप ध्यान करें कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, या कोई राज्य क्रांति हो, उसका उद्देश्य तो बिल्कुल ठीक चालू होता है और कुछ समय तक वो ठीक चलता भी है। जैसे सिस्टम AB जी ऐसा चल रहा है, जी। तो चलना तो ऐसा चाहिए था कि ABCDE, लेकिन होता क्या है, उत्साह में आकर AB के बाद जो भी उस सिस्टम को चलाने वाले होते हैं, दे कैन बी द लीडर्स, दे कैन बी सोशल वर्कर्स, दे कैन बी साइंटिस्ट, एनीबडी, जो भी सिस्टम को चलाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन उत्साह में आकर वो एकदम जंप करते हैं कि एकदम से हम मंजिल को पा लें। तो AB के बाद सिस्टम जंप करता है D को, C को अवॉइड कर जाता है, ABD चल जाता है, फिर DCE, क्योंकि फिर वो बैकवर्ड जाता है और फिर उनको लगता है कि ये तो हम कहीं तो भी पिछड़ रहे हैं, फिर वो जंप करता है E तक। यानी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए ABCDE, वो ऐसी चलती नहीं है, वो ABDCE परहैप्स इस पैटर्न में वो आगे बढ़ती है। तो यानी कोई भी चीज़ स्टार्ट तो ठीक होती है, बट इन कोर्स ऑफ टाइम थिंग्स गो हेवायर। मुझे यहाँ पर एक निज़ेम इज़ेकिल की पोएम याद आ रही है, जिसका नाम था, जहाँ तक राजेश जी मुझे याद है, इंटरप्राइज। हाँ जी, हाँ तो जी। कुछ लोग निकलते हैं मंजिल की तरफ, बिल्कुल टीम बना करके निकलते हैं, हाँ। और ऑल ऑफ अ सडन एक छोटी सी नदी क्रॉस करनी होती है, और नदी कैसे क्रॉस की जाए, सिर्फ इस छोटी सी बात को लेकर आपस में उलझ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, सारी टीम बिखर जाती है और वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पोएम में भी वही चीज़ आती है कि द बिगिनिंग्स आर रियली गुड, बट व्हेन वी प्रोग्रेस it is very difficult to progress together. Perhaps human nature is condemned that we simply cannot accept harmony, simply we cannot accept the spirit of togetherness. जी, ये बिल्कुल जिस तरह से आपने इसको समझाया है, समझने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल एक बात तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ आती है कि शुरुआत तो बड़ी भली होती है, पर उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी, चाहे हमारे नेचर हो, ह्यूमन नेचर हो, या सिस्टम्स हों, या फिर कोई दुनवी ऐसे कॉस्मिक फोर्सेस हैं, या पता नहीं क्या है, कहीं ना कहीं बीच में ही आके गड़बड़ हो जाती है और चीज़ें सीधी नहीं चल पाती हैं, जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चल पाती हैं। अब जैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी ऑल ऑफ अ सडन ट्रैक से उतर गई, कोरोना आ गया, कोविड आ गया, किसी को नहीं पता था 2 साल की इस प्रकार हो जाएगा, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या कह सकते हैं आप, सिस्टम गड़बड़ आ गया। जी, और इसमें दूसरा जो पक्ष है इस कविता का, ये जो सिंबल्स हैं, जो लेटर्स हैं हमारे ABDCE, ठीक है, ये वेरिएबल्स है, चाहे वो वो हो, और जैसा कि आपने ठीक कहा कि इनका क्रम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो अब यहाँ जो रिप्रेजेंटेशनल फैलेसी की अगर मैं बात करूं, जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पोएम के जो उत्तरार्ध है, द लास्ट हाफ ऑफ द पोएम में एक यूनिवर्सल वॉइस आता है। परहैप्स इट इज द कॉन्शियंस ऑफ द नरेटर, परहैप्स इट इज द यूनिवर्सल वॉइस। वो बोलता है कि रकीब, तुम तो बिल्कुल हेलेन हार्टी पहले कोई रकीब की ओर से बोलता है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, आप अगर डेमोक्रेसी को ले लें, हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसी को भी कोई जब रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, या चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे प्रतिनिधि हों, या फिर किसी भी, जैसे वैज्ञानिक हों वो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हों वो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हमें जब वो प्रतिनिधित्व हमारा करते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शंस आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें व्यंग्य आ जाते हैं, मतलब जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि वो ठीक तरह से नहीं कर सकते प्रतिनिधित्व, ठीक है। Yes, Rajesh ji, I think that you are hinting at a very important issue, and perhaps many of us have not paid adequate attention to that issue. We glorify a democratic system. We believe that the representative democracy is perhaps the best political system, where a handful people represent millions and billions, and on behalf of these common people they take very significant decisions that do affect day-to-day life of millions. So whether these representatives can authentically take the decisions on their behalf, whether these decisions taken by them are really good, so that some distortions are bound to creep in, because nobody can represent any other person authentically. Exactly. So here this poem puts a big question mark to the
real or the true authenticity of democratic representation. और ये जो लेटर्स हैं, they can symbolize, they signify anything but distorted. It is distorted. It is not A B C D E. It is A B D C E, ab kad E. And then the ultimate tragedy comes. It is said, Rakib, you are sitting hale and hardy. तुम तो खुद हो ना, तुम क्यों नहीं कुछ कहते? तो वहां पर पोइट कहना ये चाहता है कि ठीक है भाई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अगर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम वर्क नहीं करता है तो लेट अस गो फॉर द डायरेक्ट सिस्टम। हाँ। कि खुद ही बोले भाई, खुद ही डिसाइड कर ले कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन यहाँ कमाल ये होता है कि रकीब को जब वो पावर मिलता है तब वो भी वही कहता है जो उसके प्रतिनिधियों ने इम्पोज किया है उस पर, जो उन्होंने कहा है, वो भी कोई सीधी बात ABCDE नहीं कह पाता, वो भी ABDCE, अब कड ई आ वो अम ही कहता है। यहाँ राजेश जी मुझे लगता है कि भाई बहुत बड़ी बात आप कहना चाहते हैं कि इवन इफ फ्रीडम इज गिवन टू द कॉमन पीपल, they perhaps will not be able to take the right decisions. Why? Because their minds are already so conditioned by the state, by the media, by the social cultural discourse, that even after having freedom, they will progress in the distorted manner the way the representatives were doing. तो फ्रीडम देना या न देना एक बराबर हो जाता है। तो ये पोएम बहुत बड़ा प्रश्न कर देती है कि डायरेक्टली किया जाए तो भी गलतियां होती हैं, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को लागू किया जाए तो भी गलत हो जाता है। एंड ये जो ऑल परवेसिवनेस ऑफ सिस्टम्स है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या चाहे इवन पर्सनल लाइफ में भी किसी का डोमिनेशन हो या फाइनेंशियल सिस्टम हो, दे मोल्ड आवर कॉन्शियसनेस इन अ पर्टिकुलर वे, सो दैट जब हमको ऑथेंटिसिटी का चांस भी दिया जाता है तो हमारी चेतना ही इस तरह से विकसित हुई है कि हम भी वही डिस्टॉर्शंस ऑथेंटिकली कहते हैं कि हाँ ये यही है। तो हमारी चेतना का विकास, हमारी चेतना का जो पालन पोषण है, वो जो हमारे सिस्टम्स ने किया है वो इसी तरह किया है कि हमारे जो हमारी ओर से जो कहा गया हम उसी को ही सच मान के उसी को आत्मसात कर लेते हैं, और हम अपना जो वास्तविक व्यक्तित्व है, वास्तविक जो ऑथेंटिसिटी है, वो सामने आ ही नहीं पाती और हमको भी उसका एहसास नहीं होता। Yes, we believe that the people are capable of forming their own opinions, but this poem clearly shows that even after getting freedom, people are really not capable of forming their own opinion. Whatever they express, it is something which is imposed upon them directly or indirectly, and they have internalized these values, they have internalized these opinions, and simply they repeat it as Rakib repeats ABDCE. एंड सतही तौर पे तो विनोद जी कोर्शन भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है कि नहीं आपको भी वही कहना है जो आपकी ओर से कहा गया। जैसे आप कोर्ट में जाइए, आपका लॉयर जो कहेगा वही सच मान, आप उस समय अपनी बात खुद नहीं कह सकते जज के सामने। आपके लॉयर ने जो कहा है, चाहे वो झूठ करके कहा है, सच करके कहा है, आपको मैं खुद केसेस लड़ चुका हूं कोर्ट में विनोद जी, तो इसलिए मुझे ये बात पता है। तो हम देखिए हम किस तरह के सिस्टम्स बना रहे हैं। तो जो लॉयर कहे वो सच है, जो व्यक्ति खुद पिटिशनर कहे, आप जज उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। और बड़ी बात है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वहाँ तो लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं, जो सिस्टम बोलता है वही बात करें। डेमोक्रेसीज में हमको एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि आप अपने ओपिनियंस फॉर्म करें, लेकिन आसपास का पूरा सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्कोर्स को इस तरह से मैनेज किया जाता है कि आपको लगता है कि आप कह रहे हैं। जैसे रकीब खुद बोल रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो वही बोल रहा है जो सिस्टम ने ऑलरेडी उसके सामने बोला हुआ है। देखिए अथॉरिटेरियन रेजिम्स में तो कोअर्शन है, फोर्स है कि आपको वही कहना है जो उन्होंने इम्पोज किया है। लेकिन अदर साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, वो इंटरनलाइजेशन है, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है या लैक ऑफ ऑप्शंस है, तो आपकी ऑथेंटिसिटी इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दी जाती है कि आपको वो डिस्टॉर्टेड रियलिटी ही अपनी ऑथेंटिसिटी लगने लगती है। राजेश जी, मुझे W.H. ऑडन की एक पोएम याद आ गई जहाँ पर वो अननोन सिटीजन की बात करता है। एक सिटीजन है, अननोन है, उसका कोई वजूद नहीं है, वो नंबर से पहचाना जाता है। जैसे आधार कार्ड से हम पहचाने जा रहे हैं, पैन कार्ड से हम पहचाने जा रहे हैं, और वो व्यक्ति अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि अभी उसने कभी सिस्टम के खिलाफ
कोई वॉइस रेस नहीं आवाज़ किया, नहीं उठाई। टैक्सेस टाइम पर भरे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करके रखा है, ऑफिस में ईमानदारी से काम करता है, जब मर जाता है तो उसको लोग सम्मान के साथ दफना आते हैं। दैट्स इट, दैट्स इज लाइफ। लाइफ में और कुछ है ही नहीं, ना तो उसको सोचने का कोई स्कोप है, ना समझने का स्कोप है, ना किसी बात को प्रोटेस्ट करने का स्कोप है, ना अपना ओपिनियन फॉर्म करने का स्कोप है। तो W.H. ऑडन की ये पोएम अननोन सिटीजन की जो एक प्रतिध्वनि मुझे आपकी कविता में भी दिखाई देती है। जी, और एक जो किताब है मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, तो कंसेंट किस तरह से, ओपिनियन किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है एक वस्तु की तरह। अब ये पर्टिकुलर मुद्दा है, इस पर ये ओपिनियन बनाना है, तो उस तरह से आप मीडिया को एम्प्लॉय कर दीजिए, आप उसमें फंड्स दे दीजिए, तो आपको 4 महीने के अंदर बिल्कुल जन समुदाय का ओपिनियन उस तरह का मिलेगा। बिल्कुल, तो आप लोग सोचें इस पोएम के बारे में कि कितने अलग अलग स्तरों पर ये पोएम काम कर रही है। दिस पोएम ऑपरेट्स एट मेनी लेवल्स, राइट फ्रॉम पर्सनल लेवल टू सिस्टमिक लेवल, फ्रॉम सिस्टमिक लेवल इवन टू द कॉस्मिक लेवल। जी, बिकॉज इवन कॉस्मिक लेवल जो है, सारा कुछ इस यूनिवर्स में बहुत सिस्टमेटिकली हुआ है, ऐसा नहीं है। मुझे पता चला उस दिन की करीब करीब 10 लाख के करीब उपग्रह हैं, छोटे छोटे जी। उपग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स लघु घूम ग्रह रहे हैं। हैं, और उसमें से कुछ ही ग्रह जो है वो बड़े हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ये भी तो कोइंसिडेंस है, कोई कह नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये सारा डिस्कशन सुना। सो बिफोर वी कम टू द एंड, आई वुड लाइक राजेश to recite this poem again so that now you can look at this poem in fresh light. जी, thank you Vinod ji. So let me, it is ABDCE. Somebody speaks on behalf of Raqib. ABDCE, ABDCE, abadakai. But Raqib, you yourself are sitting hale and hearty, so why don't you speak up for yourself? And then Raqib himself speaks. ABDCE, ABDCE, abadakai, abadakai. राजेश जी, आप Thank हिंदी में भी you. कहें, हिंदी में जी। भी कहें हमारे हिंदी के श्रोताओं के लिए। जी, तो रकीब की ओर से कोई बोलता है, रकीब की ओर से कोई बोल रहा है, अबडकई, अबडकई, ABDCE, ABDCE। रकीब, तुम तो खुद जीते जागते बैठे हो, तुम खुद क्यों नहीं कुछ कहते? तो रकीब स्वयं कहता है, अबडकई, अबडकई, ABDCE, ABDCE. So friends, Thank you. ponder over this poem and write your comments in the chat box and subscribe to this channel through Literary Lens. And Rajesh ji, we look forward to hear many more poems from you, because I am sure that you have won the hearts of millions of our listeners. So friends, we will विनोद be जी, back. आपकी भी कई रचनाएं, आपकी भी कई कविताएं हम बिल्कुल इसमें साहब, उस जब दिन भी- चर्चा की थी आपकी एक जरूर, कविता पे, जरूर, जिसका हम बहुत कोशिश नाम ही कर रहे कहानी था, उस पर चर्चा की थी। तो So आपकी भी कई friends, रचनाएं we हैं। will be back again with another episode of Through Literary Lens. Till that time, take care and allow us to leave for the time being. Namaskar. नमस्कार।